अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्चुअल में डिस्कस करेंगे होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स को। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में वैक्सीन्स को डिस्कस किया था कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक आइडियल वैक्सीन्स के लिए, और फिर ये भी डिस्कस किया था कि एक आइडियल वैक्सीन को जनरेट करवाने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोगों ने उनकी टाइप्स को डिस्कस किया था, मतलब सिर्फ टाइप्स को देखा था। आज हम लोग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स को, और इसके अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स को। चलें फिर बढ़ते हैं अपने सफर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स। इन्हें फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स भी कहा जाता है और इन्हें ट्रेडिशनल वैक्सीन्स भी कहा जाता है। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स क्या होती हैं? इन्हें डिवेल्प किया जाता है बाय यूजिंग द इंटायर पैथोजन, यानी कि पूरे का पूरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पूरे का पूरा जो पैथोजन है, उसको यूज़ किया जाता है। और यूज़ जो है वो दो तरीक़ों से किया जाता है, या तो उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है यानी कि उन्हें किल कर दिया जाता है, या फिर उसको एटीन्यूएट किया जाता है। एटीन्यूएट का मतलब ये है कि उनके वो जिंदा होते हैं, लेकिन जो उनकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है उसको वीक कर दिया जाता है। वैसे पूरे का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा होगा, लेकिन बस उसकी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होगी वो नहीं होगी। ये क्यों किया जाता है? ताकि ये जब ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर जाए तो वहां पर जाके किसी तरह की भी डिजीज काउज ना करें। दिस वैक्सीन एलिसिट स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो वैक्सीन होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करती है। और आजकल के एरा में यानी कि आजकल जो वैक्सीन यूज़ होती हैं, ज़्यादातर वैक्सीन जो है इसी मैनर्स में यानी कि होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन को यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक है। इनका ड्रॉबैक ये है कि जितने भी सारे के सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको एज अ होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें डील करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अब फर्दर से ये जो होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, या इसकी टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर तीन तरह की क्लासेस आ जाती हैं। एक है इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, और थर्ड वन है काइमेरिक वैक्सीन। अब इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन में क्या होता है कि जो पैथोजन यूज किया जाता है उसको किल कर दिया जाता है। जितने भी बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे पैथोजन होते हैं उन्हें किल कर दिया जाता है। किल किस तरह से किया जाता है? या तो केमिकल्स को यूज किया जाता है, हीट को, या फिर रेडिएशन के थ्रू उसको किल कर दिया जाता है। किल मीन के उन्हें मार दिया जाता है। जब उन्हें मार दिया जाता है इट्स मीन के उनके पास उनकी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ही नहीं, और वो ना ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। उनके पास कोई डिजीज कॉजिंग एबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वो मरे हुए जो हैं। अब जब मर ही गया तो वो कहाँ से रेप्लिकेट करेगा और कहाँ से वो डिजीज काउज करेगा? फिर इन किल पैथोजन को क्या किया जाता है? एज अ वैक्सीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही ह्यूमंस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो ये वहां पर क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए वो एज अ फॉरेन एजेंट होते हैं। इम्यून सिस्टम को नहीं पता होता कि भाई ये किल्ड है, इनके पास डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है या नहीं है, ये जिंदा है, इन्हें कुछ भी नहीं पता होता। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो किल्ड वैक्सीन होती है वो एज अ फॉरेन एजेंट ही होती हैं। वो क्या करेंगी? उसको रिकग्नाइज करेंगी कि ये बॉडी का पार्ट नहीं है, फॉरेन एजेंट है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगी और मेमोरी प्रोड्यूस होगी। अब जब मेमोरी प्रोड्यूस होगी, नेक्स्ट टाइम जब रियल पैथोजन आएगा तो उसके अगेंस्ट पहले से मेमोरी प्रोड्यूस हो चुकी होगी। अब इसमें जो किलिंग मेथड होते हैं वो दो होते हैं, मेन जो होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है केमिकल और एक होता है हीट। लेकिन जो हीट है वो इफेक्टिव नहीं होता, वो अनसेटिस्फैक्ट्री होता है। वो अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों होता है? जब हीट दी जाती है तो पैथोजन का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो डीनेचर हो जाता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ साथ जो दूसरे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी इंटीग्रिटी भी लॉस हो जाती है। अब जब उनकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जो चेंज आया होता है स्ट्रक्चर में, जो चेंज आया होता है उसको रिकग्नाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग मेमोरी को प्रोड्यूस करता है। हीट से सारे का सारा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ उस पॉइंट को, हीट से जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो डीनेचर हो जाता है। जो दूसरे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो इंटीग्रिटी होती है वो लॉस हो जाती है। अब उसको हीट से इनएक्टिवेट किए हुए, हीट से किल किए हुए पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट जो मेमोरी डेवलप करनी है हमारे इम्यून सिस्टम ने, तो वो उस चेंज किए हुए जो स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट करनी है।
उसने उस तरह की मेमोरी जो है वो प्रोड्यूस करनी। बट जब रियल लाइव पैथोजन आएगा बॉडी के अंदर तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल टोटली चेंज होगा। उसकी प्रोटीन्स वैसी नहीं होंगी जैसी वैक्सीन फॉर्म में इंजेक्ट हुए पैथोजन की थी, जिसको हीट से किल किया गया था। क्योंकि जब हीट से किल किया था तो उसका जितना भी प्रोटीन स्ट्रक्चर था वो डीनेचर हो गया था। उसके जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स थे दूसरे, उनकी इंटीग्रिटी जो थी वो लॉस हो गई थी। वो डिफरेंट, उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था वो टोटली डिफरेंट था। और जो लाइव पैथोजन आया, जो रियल पैथोजन आया, उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। इससे इम्यून सिस्टम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो मेंटेन नहीं रहती, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए आजकल जितनी भी किल्ड वैक्सीन यूज होती हैं उनको केमिकल से ट्रीट किया जाता है और इसको मेक श्योर किया जाता है कि केमिकल से पैथोजन के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट ना हो, किसी तरह की उनकी जो इंटीग्रिटी है वो लॉस ना हो, बल्कि वो उनकी डीनेचरेशन ना हो प्रोटीन की। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है। केमिकल्स की बात करें कि कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं वैक्सीन्स को इनएक्टिवेट करने के लिए, तो मोस्ट कॉमनली यूज होता है फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपेलैक्टोन। जबकि वायरसेस की बात करें, वायरसेस को इनएक्टिवेट करने के लिए जो ट्रेडिशनल एजेंट यूज होता है डेट इज फॉर्मलिन। अब डिस्कस करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की एग्जांपल्स के कौन कौन सी इसके अंदर वैक्सीन आ जाती हैं। वायरसेस के केस को डिस्कस करें तो इसमें आ जाती हैं पोलियोमिलेटिस यानी कि सॉल्ट वैक्सीन भी जिसे कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए, रेबीज, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें आ जाती हैं टाइफाइड, कॉलरा, पर्टोसिस, फ्लू, क्यू फीवर। ये सारी की सारी इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन के अंदर आ जाती हैं। इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये स्टेबल और सेफर होती है। इसमें जो डिजीज काउज होने के चांसेस होते हैं वो 0% होते हैं, क्योंकि जो पैथोजन यूज होता है वो ही किल होता है, उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं होती कि वो डिजीज काउज कर सके। सेकेंड एडवांटेज ये है कि द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूजली डू नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन। वैसे जितनी भी वैक्सीन होती हैं उसमें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ये इनको बहुत इजीली स्टोर किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है फ्रीज ड्राइड फॉर्म में, जो कि इन्हें एक्सेसिबल बनाती है हर तरह के पर्सन के लिए, हर तरह के लोगों के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये इजीली हर जगह पहुंच जाती है। थर्ड इसका एडवांटेज ये है कि इंड्यूस अ प्रोटेक्टिव ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स को जनरेट करवाती है, सिर्फ और सिर्फ किसको करवाती है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स को जनरेट करवाती है। कैन बी यूज इन इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट, और इसको इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट्स के अंदर भी यूज किया जा सकता है। या ये कह लें कि इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन जो है वो हर तरह के पेशेंट्स के लिए, हर तरह की एज के लोगों को के लिए यूज की जा सकती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एलिसिट अ वीकर इम्यून रिस्पॉन्स, ये एक वीक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाती है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेस इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को और ये क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, इंड्यूस करवाती है, और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं करवा पाती। जब उन्हें जनरेट ही नहीं करवा पाती तो मेमोरी सेल्स के प्रोड्यूस होने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से इट रिक्वायर्स मोर वैक्सीन डोसेज एंड बूस्टर डोज एज वेल एज टू कन्फर प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। जब ये लेस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को लेस इफेक्टिवली इंड्यूस करवाती है तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा डोजेज की ज़रूरत होती है, बार बार इसको देना पड़ता है, इंटरवल्स के बाद देना पड़ता है, 2 से 3 इसकी डोजेज दी जाती हैं ताकि सही तरह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो सके। ये थे इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। इसमें भी इसको भी प्रिपेयर किया जाता है पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए, लेकिन उसे लाइव एट्यूनेट कर दिया जाता है। लाइव एट्यूनेट का क्या मतलब होता है, जिंदा रखा जाता है लेकिन एट्यूनेटेड कर दिया जाता है। मीन कि उसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है, उसकी जो डिजीज काउजिंग एबिलिटी होती है, उसको कम कर दिया जाता है, उसको मुकम्मल खत्म कर दिया जाता है, ताकि वो किसी भी तरह की कोई डिजीज या कोई इन्फेक्शन जो बॉडी के अंदर जाके वो काउज ना करे, बस इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराए, उसके अलावा कोई और काम ना करे। इसलिए इसके लिए टर्म यूज होती है एट्यूनेशन। एट्यूनेशन मीन कि जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, जो पैथोजेनिसिटी है, उसको खत्म कर दिया जाता है। दीज वैक्सीन एलिसिट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक्चुअल पैथोजन जैसे ही होते हैं। इसके अंदर किसी तरह की किलिंग, उसको किल नहीं किया जाता, हीट नहीं दी जाती, केमिकल्स को यूज़ नहीं किया जाता, किसी तरह का भी कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज नहीं होता। जब स्ट्रक्चर ही डैमेज नहीं होता तो जो रियल पैथोजन होता है, एक्चुअल पैथोजन होता है, बिल्कुल उससे ऐसा ही इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो जनरेट होता है।
इसी वजह से इसका एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सिर्फ 2 या 3 डोजेज के बाद ही, इसमें बहुत ज़्यादा डोज नहीं देनी पड़ती, सिर्फ 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डोज ही देनी पड़ती हैं। दे आर ऑल्सो रिलेटिवली ईजिली टू क्रिएट फॉर सर्टन वायरसेस। ये कुछ वायरसेस के लिए बहुत आसानी से इसको लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के जो मैनर है, इसके पैटर्न है, इसको यूज करते हुए बनाई जा सकती हैं। वायरसेस के अगेंस्ट जो वैक्सीन होती है इन्हें डेवलप किया जा सकता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पैथोजेंस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और पैरासाइट, ये उनके लिए इस मेथड को यूज करके वैक्सीन को डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो कि डेवलप हुई थी दैट इज BCG। इस वर्ड को समझते हैं कि BCG क्या है। हेयर B स्टैंड फॉर बैसिलस, C फॉर क्लैमिटी एंड G फॉर ग्यूरिन। बैसिलस बैक्टीरिया की क्लास है। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पर बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, उसी में से एक बैसिलस है। बैसिलस बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि रॉड शेप के होते हैं। सो बैसिलस क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्लैमिटी और ग्यूरिन। क्लैमिटी और ग्यूरिन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया था। इन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया था बाय यूजिंग माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम बोविस को यूज करते हुए बैसिलस क्लैमिटी ग्यूरिन यानी कि BCG को डेवलप किया था। और ये BCG किसके लिए डेवलप हुई थी? ये डेवलप हुई थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। यहाँ पर 2 चीजें हैं। BCG जो डेवलप हुई है वो हुई है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, लेकिन जो स्ट्रेन यूज किया गया था, जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन यूज हुआ था जिसको एटीन्यूएट किया था, वो कौन सा था? वो था माइकोबैक्टीरियम बोविस। अब माइकोबैक्टीरियम बोविस क्या है? ये एक तरह का बैक्टीरिया जो जनरली कैटल्स को इन्फेक्ट करता है। जितने भी चगाली करने वाले जानवर होते हैं, ये हो गए काउज हो गए, बफलोज हो गए, ये इनको इन्फेक्ट करता है। ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता, यूजुअली ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता। बट इन द केस ऑफ HIV के केस में ये भी आ जाता है अपना हिस्सा डालने, और बहुत ही लास्ट में आता है, कहता है मैं क्यों पीछे रहूं, जब सभी इन्फेक्ट कर रहे हैं HIV के केस में पेशेंट को, HIV पेशेंट को, तो मैं भी कर देता हूँ। ये सब लास्ट में आता है। वैसे ये जो माइकोबैक्टीरियम बोविस है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? कैटल्स को, काउस को, बैफलोस को, उनको इन्फेक्ट करता है। तो इन्होंने ये जो क्लैमिटी और ग्यूरिन ने क्या किया था कि ये जो माइकोबैक्टीरियम बोविस था इसको यूज किया था, इसको एटीन्यूट किया था। और किया कैसे था? 13 सालों तक इनको कल्चर मीडियम पर ग्रो करवाया था बाय इंक्रीजिंग बाइल कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग बाइल कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि जिस कल्चर मीडियम के ऊपर ये इसको माइकोबैक्टीरियम बोविस को ग्रो करवा रहे थे उसकी कंसंट्रेशन को, उसमें बाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते थे। एक कल्चर मीडियम के ऊपर उसको ग्रो करवाया, फिर उसको शिफ्ट कर दिया दूसरे कल्चर मीडियम के ऊपर जिसमें बाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया। फिर जब वहां पर ग्रोथ हो गई फिर उसको थर्ड कल्चर मीडियम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया और उसमें बाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। और इस तरह से इन्होंने 13 सालों तक लगातार ये काम करते रहे, यानी कि उसको ट्रांसफर करते रहे दूसरे कल्चर मीडियम के ऊपर और वहां पर बाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहे। इससे हुआ ये था कि ये जो माइकोबैक्टीरियम बोविस थे, जब इसके कल्चर इसके ऊपर यानी कि बाइल कल्चर के ऊपर इसको ग्रो करवाया जा रहा था जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते थे, इससे इसकी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी थी वो खत्म हो गई थी। जब इसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी खत्म हो गई थी तो फिर इन्होंने इसको यूज किया था एज अ वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ये पहली वैक्सीन थी BCG जो कि डेवलप हुई थी, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन थी, डेवलप हुई थी और ये 13 सालों बाद डेवलप हुई थी। 13 साल लगे थे इसको डेवलप होने में। एडवांटेजेस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये दोनों तरह के ह्यूमरल और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाते हैं, दोनों तरह की इम्यूनिटी को ये इंड्यूस करवाते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स सिमिलर टू द नेचुरल इन्फेक्शन, यहाँ पर जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो बिल्कुल नेचुरल इन्फेक्शन जैसा ही होता है, क्योंकि बिल्कुल रियल पैथोजन ही यूज होता है। उसमें जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है, पैथोजेनिसिटी होती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, बल्कि बाकी तो सारे का सारा वैसे ही होता है। यूजली इफेक्टिव विद 1 डोज, इसीलिए सिर्फ इसकी जो एक डोज होती है वही काफी होती है, बार बार इसकी डोज को नहीं देना पड़ता। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इनएक्टिवेशन एटीन्यूएशन मस्ट बी 100%। इसमें ये मेक श्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो एटीन्यूएशन की गई है वो 100% हो। जो एटीन्यूएटेड स्ट्रेन है उसका रिवर्स बैक के चांसेस बिल्कुल भी ना हो, वरना वो बहुत सीवियर रिएक्शन क्रिएट करेंगे। अगर वो जो
स्ट्रेन यूज़ किया गया है, जिसको एटीन्यूट किया गया है, वो किसी तरह जाके बॉडी के अंदर दोबारा से उसने कुछ म्यूटेशन आ गई है उसके अंदर, वो दोबारा से उसके अंदर डिजीज कॉजिंग एबिलिटी आ गई है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ये 100% मेक श्योर किया जाता है कि एटीन्यूशन हो। अनस्टेबल हो सकती है। नॉट ऑल पैथोजेंस कैन ग्रो इन कल्चर। इसमें दूसरा इसका ये डिसएडवांटेजेस ये भी है कि इसमें जितने भी पैथोजन हैं उन सबको कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो नहीं करवाया जा सकता। सेल कल्चर फॉर वायरसेस इज एक्सपेंसिव। ये ज्यादातर वायरसेस के अगेंस्ट यूज होती है, लेकिन इसमें जो वायरसेस का जो सेल कल्चर होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। यील्ड एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन में भी लो, और इसमें जो यील्ड होती है और रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। एक्सटेंसिव सेफ्टी प्रिकॉशन नीडेड, और इसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। लिमिटेड शेल्फ लाइफ एंड रेफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट्स नीडेड। इसमें जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, और इसमें रेफ्रिजरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए इसको स्टोर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होती है। ये हर तरह के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होती। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इसके अंदर, तो MMR यानी कि मीजल्स, मम्स, रुबेला वायरसेस आ जाते हैं। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लाइफ आ जाती हैं। पोलियो की उस वैक्सीन की बात करें तो इसमें सेबिन वैक्सीन आ जाती है। रेटोवायरस, ट्यूबरक्लोसिस, वर्सीला, येलो फीवर, ये सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल हैं? ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप है काइमेरिक वैक्सीन। काइमेरिक वैक्सीन में क्या होता है कि मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है। उनको यूज करते हुए एक काइमेरिक वायरसेस को क्रिएट किया जाता है। काइमेरिक वायरसेस को कैसे क्रिएट किया जाता है? which contain genetic information from one viral particle and display the biological properties of different parent viruses। यानी कि एक वायरस लिया है, उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज किया, जबकि दूसरे डिफरेंट पेरेंट वायरसेस के बाकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को यूज किया और उनको सबको आपस में मर्ज कर दिए। मर्ज करके एक नया काइमेरिक वायरस या एक नई काइमेरिक वैक्सीन को डेवलप किया गया। ये है नेट डेवलप लाइव एट्यूनेटेड काइमेरिक वैक्सीन कंसिस्टिंग ऑफ डेंगू वायरस बैकबोन विद जीका वायरस सरफेस प्रोटीन। एक इस तरह की लाइव एट्यूनेटेड काइमेरिक वैक्सीन को डेवलप किया गया जिसके अंदर जो डेंगू वायरस है उसकी बैकबोन को यूज किया गया, यानी कि उसकी बाकी सारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को यूज किया गया। और जबकि एक और वायरस है जीका वायरस, उसकी सरफेस प्रोटीन्स को यूज किया गया। यानी कि दो वायरसेस है, उनकी दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करके एक काइमेरिक वैक्सीन को डेवलप किया गया। होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, चाहे इन्हें लाइव फॉर्म में यूज किया जाए या डेड फॉर्म में यूज किया जाए, इसमें कंप्लीट पैथोजन को यूज करना पड़ता है। वो मॉलिक्यूल्स भी यूज होते हैं जो कि एक्चुअल में इन्वॉल्व नहीं होते इम्यूनिटी को इंड्यूस करवाने में, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाने में। उसके अलावा जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो इस तरह के अनअवॉइडेबल बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि कंटेमिनेट्स को जनरेट करते हैं। जब भी वो ऑर्गेनिज्म की ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहां पर जाके एलर्जिक रिएक्शन और दूसरे इम्यून डिस्ट्रप्टिव रिएक्शन जो है उस तरह के रिस्पॉन्स जो है उन्हें ट्रिगर करते हैं, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिज्म जो वैक्सीन है इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। एंड दिस इज द होल स्टोरी ऑफ होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सब यूनिट वैक्सीन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपके लिए लेक्चर यूज़फुल था, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।